हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं। हमने अभी तक ये देखा कि एक कंपनी कैसे बनाई जाती है, कैसे रन करी जाती है, कि कंपनी में कैसे फंडिंग होगी, बेसिक लेवल पे हमने समझा, ठीक है? फिर उस फंडिंग का जो कैश आएगा वो कंपनी इन्वेस्ट करेगी फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में और फिर थोड़ा-सा इन्वेंटरी खरीदने में, रॉ मटेरियल खरीदने में और फिर उसका प्रोडक्शन होगा। फिर वो माल या तो क्रेडिट पे बिकेगा या फिर कैश में बिकेगा। क्रेडिट पे बिकेगा तो उधारी बढ़ेगी, जब वो उधारी वापस आएगी तो कैश बढ़ेगा। कैश पे बिकेगा तो डायरेक्टली कैश बढ़ेगा। इस बढ़े हुए कैश से हम क्या करेंगे? इस बढ़े हुए कैश से एक तो हम ब्याज भरेंगे, एक हम टैक्स भरेंगे। फिर हम अगर हमें और फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है तो हम उसमें उसमें लगा देंगे। ठीक है? अगर हमें और इन्वेंटरीज़ खरीदनी है और रॉ मटेरियल खरीदना है तो उसमें लगा देंगे। मतलब बिज़नेस में वापस पैसा लगा देंगे, रीइन्वेस्ट कर देंगे बिज़नेस में। एंड उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो फिर हम उसको डिविडेंड के रूप में अपने मालिकों को वापस कर देंगे। ठीक है? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। फिर हमने समझा कि यार बिज़नेस जो होता है वो मोटा-माटी 2-3 तरीके के होते हैं। एक हमने देखा बी टू बी बिज़नेस। बी टू बी बिज़नेस में हमने क्या समझा था कि ऐसा बिज़नेस जो दूसरे बिज़नेसेस के लिए फीडर का काम करता है। कि मैं वो जो मेरा जो फिनिश गुड है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है? तो अगर मैं ऐसा कोई केमिकल कंपनी हूँ, तो मैं रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी देखूँगा, कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। ठीक है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देखेंगे, बैरियर ऑफ एंट्री असेस करेंगे कि भाई ऐसी चीज़ है, बना रहे हो। द आइडिया इज़ कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत ऐसी कोई चीज़ है जो कोई भी बना लेगा। अगर आप कोई बहुत हाइली स्पेशलाइज़्ड केमिकल बना रहे हो, दुनिया में 4 ही कंपनीज़ है जो काम कर रही हैं। ठीक है? तो कुछ होगा ना उसमें, तभी तो दुनिया में 4 ही प्लेयर्स हैं जो वो चीज़ कर पा रहे हैं। ठीक है? इस तरह की इंडस्ट्री है या आप कॉस्टिक सोडा बना रहे हो जो गली-गली बन रहा है। ठीक है? कस्टमर स्टिकीनेस कितनी है? क्या आप ऐसा कोई कस्टमाइज़ेशन दे पा रहे हो, जिसके कारण कस्टमर की स्टिकीनेस है? जैसे फिर अपन ने समझा था ईपीएल के एग्ज़ाम्पल के थ्रू, कि रॉ मटेरियल सोर्सिंग क्या है और क्या बनाते हैं कस्टमर कस्टमाइज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग करते हैं, एस्केलेशन क्लॉज़ का अपन ने एक फंडा समझा, फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन समझा। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि बिज़नेस टू कंज्यूमर। बिज़नेस टू कंज्यूमर मतलब डायरेक्ट इंडिविजुअल कस्टमर को, एंड यूज़र को माल बेच दिया जाता है। मोस्टली रिटेलिंग की बात करते हैं। मोस्टली रिटेलिंग के एफएमसीजी में सिर्फ दिस इज़ नॉट एग्ज़ॉस्टिव लिस्ट, इंडिकेटिव लिस्ट है। ठीक है? एचयूएल और ब्रिटानिया, ई-कॉमर्स में नायका ले लो, ज़ोमैटो ले लो। ठीक है? टू व्हीलर में हीरो, टीवीएस, बजाज। ठीक है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिक्सॉन, वोल्टास, अब एलजी भी आ रहा है आईपीओ लेके। रिटेल में ट्रेंट, डी मार्ट, विशाल मार्ट, विशाल मेगा मार्ट आईपीओ आ रहा है। समझना। एंड इसके बाद टेक्सटाइल में पेज इंडस्ट्रीज, रेमंड्स। ठीक है? ये सारे के सारे बिजनेस टू कंज्यूमर है। अब सर मेजॉरिटी तो कंपनीज होंगी वो इस तरह की बिजनेसेस में दिखेंगी आपको, जो जिनके बारे में आपको पता होगा आसानी से। अब आपको नहीं पता ना कि आरती आरती इंडस्ट्रीज क्या काम करती है, बट आपको ये पता है कि डीमार्ट क्या काम करती है। वाई? बिकॉज इट इज योर डे टू डे थिंग। आप उसको रोज देखते हो, उसके रोज अनुभव करते हो, उसकी प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, उसकी सर्विसेज को यूज करते हो। पीवीआर आइनॉक्स, वंडरला। ठीक है? ऑल दीज थिंग्स बिजनेस टू कंज्यूमर, ईदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, एनीथिंग। राइट? ऐसे कोई बिजनेसेस हैं तो मैं किन मेन चीजों पे फोकस करूंगा? नंबर वन, हमें यह देखना है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है उस प्रोडक्ट का मार्केट में पेनिट्रेशन कितना है। मतलब मैं तेल, साबुन, कंघी, टूथपेस्ट बेच रहा हूं जो ऑलरेडी आप घर घर बिक चुका है, या फिर मैं कोई ऐसी सुलेमानी उस्मानी चीज बेच रहा हूं जो अभी बहुत कम लोगों के पास है। ठीक है? और वो आगे बढ़ेगा। मैं इसका और डिटेल एग्जांपल देता हूं, जैसे समझना। जब जब इंडियंस लोग दातुन यूज करते थे, नीम की दातुन और वो पाउडर और ब्रिक, है ना, ये काला राख वगैरह, तो ये सब कंपनीज आई बाहर से, कॉलगेट, पोमोलिव आई। बोले यार ये क्या बात है, मतलब हाउ दे आर डूइंग इट, ऐसे थोड़ा ना होता है। बोले हम बताते ब्रश, टूथ ब्रश और टूथपेस्ट लेके आए, उन्होंने करना सिखा दिया तो लोग उसमें करने। बोले इसमें मीठा मीठा स्वाद आता है, ठंडा ठंडा भी लगता है, तो मजा आ गया, इनने पेपरमिंट और बढ़ा दिया। ठीक है? एक बार करवा दिया तो इनको लगा कि यार ग्रोथ नहीं आ रही अब, और करवाओ। ठीक है? तो फिर कैंपेन चला दिया कि दिन में 2 बार ब्रश करें, है ना? फिर कैंपेन चला दिया दिन में 3 बार ब्रश करें। अब 90% हिंदुस्तान दिन में 3 बार ब्रश कर रहा है। मतलब अब कितना बेचेगा उसको? वेल पेनिट्रेटेड प्रोडक्ट है ना। लेकिन उसके अगेंस्ट में तू कार्स देख, इंडिया में कार का मार्केट देख। यूएस में 75% यूएस सिटीजन के नाम पे कार रजिस्टर्ड है। इंडिया में वो आंकड़ा सिर्फ 5% है। आप समझ रहे हो मेरी बात? बहुत स्कोप है ग्रोथ का आगे। वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री देख लो इंडिया की, असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री देख लो इंडिया की, बहुत सारी चीजें जो इंडिया में ग्रो होना बाकी है। को ये देखना है कि आपका पेनिट्रेशन कितना है, क्योंकि अगर
वेल पेनिट्रेटेड है ना, तो पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ बहुत कम हो जाता है, ये बात समझ लेना, ठीक है। स्केलेबिलिटी का अंदाजा लगेगा, कस्टमर बेस कितना बड़ा है अभी। नेस्ले वेल पेनिट्रेटेड है, सब सेरेलेक खा रहे हैं, और कितनों को खिला देगा, जबरदस्ती डालेगा क्या मुंह में? बच्चा पैदा होगा तो ही सेरेलेक खिलाएगा ना, माँ को थोड़ा ना खिला देंगे सेरेलेक। समझ रहे हो आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये समझ में आ रही है सब लोगों को? इसके बाद प्राइसिंग पावर, दिस इज समथिंग विच मैटर्स अलॉट। कारण क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर इतनी सेंसिटिव इंडस्ट्री है। जैसे आप टूथपेस्ट देख लो, अरे आप कोल्ड ड्रिंक्स देख लो यार, पेप्सी, कोको कोला। अगर कोको कोला ने 1 रुपया भी बढ़ा दिया ना, तो मार्केट पेप्सी पे चला जाएगा। साबुन देख लो, यूजुअली जो डिटर्जेंट सोप्स आते हैं, टाइड और सर्फ एक्सेल, इनमें प्राइस वॉर चलता है, 1 रुपया नहीं बढ़ा सकता कोई भी। तो यहां पर अगर अपने को कोई ऐसा बिजनेस मिल जाता है जिसके पास प्राइसिंग पावर है। सर प्राइसिंग पावर का क्या मतलब है? प्राइसिंग पावर का मतलब है प्राइस बढ़ा देना, प्राइस बढ़ा देने की क्षमता, ताकत, विदाउट लूजिंग द कस्टमर, बिना कस्टमर्स को लूज करे, ठीक है, दैट इज प्राइसिंग पावर। समझिए, क्या एप्पल के पास वो प्राइसिंग पावर है कि एप्पल प्राइस बढ़ा भी देता है तो भी कंज्यूमर लूज नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्या अमूल के पास भी लगभग लगभग वो प्राइसिंग पावर है? आप सोचो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि अमूल का 100 ग्राम का मक्खन कितने रुपए का आ रहा है। आप जब भी जाते हो, लास्ट टाइम 49 का आ रहा होगा, इस बार 51 का है, तो क्या वापस आ जाओगे क्या घर? कि 1 रुपए नहीं दूंगा, या 3 रुपए 4 रुपए ज्यादा है तो नहीं दूंगा, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज अंडरस्टैंड। फिर ब्रांड स्ट्रेंथ और लॉयल कस्टमर लॉयल्टी, अगेन समझना यहां पर, ये फैक्टर ऐसा है जो आपके पास कंसिस्टेंट सेल लेके आता है, रिपीटेड कस्टमर लेके आता है। दिस इज द मेन रीजन, और आई वुड से कस्टमर लॉयल्टी और द ब्रांड का स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोट फॉर अमूल, है ना? आप बताओ मुझे, आर यू कंफर्टेबल परचेजिंग और यूजिंग सम डिफरेंट ब्रांड बटर? नो, ठीक है। आप बताओ, पांच पांच रैंडम ब्रांड के बटर्स पड़े हैं आपके सामने, उसमें से एक खुला भी है और उसमें एक अमूल का है, 4 रुपए 5 रुपए वाला पैकेट, आप कौन सा उठा के किसी बच्चे को खिला सकते हो छोटे से? यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं बच्चे को अमूल खिला सकता हूं। द आइडिया इज कि कस्टमर की लॉयल्टी इतनी स्ट्रांग है इंडिया में अमूल जैसी ब्रांड को लेके, कि कोई नया प्लेयर अगर आता है ना, तो मेरे पास उसकी तरफ शिफ्ट होने के लिए कोई बहुत स्ट्रांग रीजन होना चाहिए। अगर आप इस समय कैंपा कोला की हालत देखोगे, तो कैंपा कोला भी इसी एक फैक्टर के कारण स्ट्रगल कर रहा है, द रीजन टू स्विच। आप कारण बताइए स्विच करने का। इंडिया ऐसी ऑडियंस नहीं है जो रेगुलर बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करे, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं सालों से, मेरा सेट टेस्ट है कि मैं थम्स अप ही पीऊंगा या मैं माउंटेन ड्यू पीऊंगा। अब अगर आप कैंपा कोला लेके आ रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये कोल्ड ड्रिंक दूसरे के मुकाबले 30% सस्ती है, दूसरी 12 रुपए में आ रही है, हमारी 10 में आ रही है, समझना, वाई वुड आई ट्राई टू स्विच और ट्राई टू शिफ्ट माई टेस्ट? कस्टमर लॉयल्टी इज वेरी स्ट्रांग। ब्रांड स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है पता है? आपने, है ना, इतनी स्ट्रांग ब्रांड एस्टेब्लिश करी। अमूल इज अगेन वन ऑफ द अमेजिंग एग्जाम्पल फॉर दिस, बट सो डज सर्फ एक्सेल, सो डज पार्ले जी, सो डज ज्योति लेबोरेटरीज, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, राइट? कि आपकी रिकॉल देखा, रिकॉल वैल्यू कितनी जबरदस्त है, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, राइट? ठंडा मतलब कोको कोला, प्यास लगी तो पेप्सी। आई एम प्रीटी श्योर आपने सुने भी नहीं होंगे, हमारा बजाज। समझ रहे हो, ओला तो ओला है, बजाज तो शोला है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? अभी अभी ये बजाज सर ने बोल दिया था, राजीव बजाज जी ने, कि ओला तो ओला है, बजाज तो शोला है, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। समझ रहे हो? तो कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर कस्टमर लॉयल्टी और ब्रांड स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, तो आपके पास जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बढ़ता रहेगा। एक बी टू सी बिजनेस में या डी टू सी बिजनेस में, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस में या बिजनेस टू कंज्यूमर में, कस्टमर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंजम्पशन का, कि कस्टमर उसको कंज्यूम करके वापस मेरे प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कोलगेट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि मैं कोलगेट बेच पाऊंगा, वो तो बिक ही जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब ये कोलगेट की ट्यूब खत्म होगी उसके घर पे, तो वो वापस दुकान पे आके कोलगेट मांगता है, या पेप्सोडेंट मांगता है, या दंत कांति मांगता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कारण क्या है? आपका इंडिया इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, एक जो वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है ना, वो सिर्फ
दूसरे स्टेब्लिश्ड प्लेयर या दूसरे ब्रांडेड प्लेयर से कंपटीशन फेस नहीं करती हैं, वो रीजनल प्लेयर से भी बड़े बड़े कंपटीशन फेस करती हैं। रीजनल प्लेयर से कंपटीशन फेस करना, पेंट की ले लो, बहुत सारे छोटे छोटे पेंट की कंपनीज भी हैं, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी पेंट की कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर है, अपार्ट फ्रॉम एशियन पेंट। तो इन सब कंपनीज के साथ भी तो कॉम्पीट करना पड़ता है ना एशियन पेंट को। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहां पर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत क्रिटिकल हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिटिकल हो जाता है मतलब, व्हाट डू मीन बाय दैट? इट मीन्स कि सही समय पर मेरा प्रोडक्ट सही ऑडियंस के सामने रखा होना चाहिए। जस्ट इमेजिन, दिवाली का सीजन चल रहा है एंड एशियन पेंट्स का बहुत बड़ा शिपमेंट लेट हो गया, 4 दिन डिले हो गया पहुंचने में। डोंट यू थिंक दैट इट इज अ डिजास्टर फॉर देम? क्योंकि दिवाली 4 दिन डिले होना मतलब आपने हर चीज में डिले कर दिया है। इट्स अ वेरी टाइम सेंसिटिव थिंग। और आजकल इंडिया में क्विक कॉमर्स क्यों चल रहा है इतना? व्हाट इज द रीजन व्हाई क्विक कॉमर्स इज ऑन अ स्प्री, ऑन अ ग्रोथ? बिकॉज इंडियंस को सडनली रियलाइज हो गया है कि टाइम हमारे लिए बहुत कीमती, मेरे को तो बैठे बैठे अभी के अभी सब खरीदना है, अभी के अभी चाहिए, जीनी, राइट? सो टाइमलीनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर। मेरी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कितनी बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है डीलर्स और रिटेलर्स को, इन अ टाइमली मैनर, इन वेरी एफिशिएंट मैनर। क्या वो अर्बन एरियाज तक ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रही है या रूरल एरियाज तक भी है? अगर आपको देखना है कुछ क्लासिक एग्जांपल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के, तो मैं है ना आपको एक असाइनमेंट देता हूं। आपको क्या करना है पता है? आपको ये देखना है, आपको सिर्फ गूगल पे जाके सर्च करना है एशियन पेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सिर्फ इतना सा सर्च करना है, ठीक है? और उसके बाद साथ में मोट, ठीक है? ये दो कीवर्ड्स को सर्च करना है आपको, एशियन पेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्लस मोट, दोनों को इन्वर्टेड कॉमा में रख देना, ठीक है? और इसके बारे में पढ़ो बस। अच्छा, जो मैंने पिछले वीडियो में असाइनमेंट दिए थे ना, उसके ऊपर अभी अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो एक तो एशियन पेंट हो गया, वाइड स्प्रेड नेटवर्क है। अब मैं नहीं करूंगा, अभी आप पढ़ के आओगे। मैं आपको दूसरा बताता हूँ, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। कंपनी का काम क्या है पता है? पेप्सिको के पास अपना एक लाइसेंस्ड टेस्ट है, पेप्सिको अपना एक सिरप भेजता है इंडिया में। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड अपनी फैक्ट्री के अंदर उस सिरप के अंदर एक फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर पानी और कार्बोनेटेड वाटर और शुगर मिलाता है, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको गैस को फिल कर देता है। और अब जो प्लास्टिक की बोतल है उसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की है, ठीक है? आप देखो, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड बनी ही पूरी सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन पर है। आप अगर देखोगे तो पेप्सी और लेज, ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको वैष्णो देवी की पहाड़ी पे भी मिलेंगे और कन्याकुमारी में धनुषकोडी पे भी मिलेंगे। यहाँ पर कच्चे के रेगिस्तान में भी मिलेंगे और उधर अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। इंटायर कंट्री, कहीं भी चले जाओ, तो पहाड़ पे चले जा, तो 3 घंटे की ट्रैकिंग कर रहा है, पूरे वीरान पहाड़ पे जो एक छोटी सी दुकान आएगी, वहां भी तेरे को कोल्ड ड्रिंक और लेस का चिप्स का पैकेट मिल जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कमाल होता है। क्या आप लोगों ने इस चीज को कभी ऑब्जर्व किया है कि हाँ सर, एकदम रिमोट एरियाज में पार्ले जी बिस्किट का भी इतने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, राइट? व्हाई? बिकॉज दे हैव डीपली रूटेड देमसेल्फ, है ना? उन्होंने एक एफिशिएंसी के साथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और दैट इज द मेन रीजन व्हाई पेप्सी इज कमिंग गोइंग वे अहेड एज कंपेयर टू कोका कोला इन इंडिया। एज अ रिसर्च एनालिस्ट और एज समबडी हु इज इंटरेस्टेड टू परस्यू द करियर इन रिसर्च एनालिस्ट, आप मुझे बताइए कि रिसेंटली कौन सी कंपनी है, कौन सा ग्रुप है इंडिया में, ये आपका असाइनमेंट नंबर 2 है, कौन सा ग्रुप है इंडिया में जिसने कोको कोला को खरीद लिया है? कोको कोला को खरीद लिया है, बस। मैं इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, बाकी आप मेरे को देख के बताओ, ठीक है? तो अगर अपन देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक D2C बिजनेस की सप्लाई चेन का, वैल्यू चेन का, ठीक है? तो कैसा होगा पता है? हम किसको देख रहे हैं? पिज्जा कंपनी। कौन सी पिज्जा कंपनी? जुबिलेंट फूड वर्क्स। देख रहे हैं इधर, तो पोल्ट्री फार्म्स हैं, डेयरी फार्म्स हैं, ठीक है, और बाकी जो वेजिटेबल्स वगैरह के प्लेयर्स हैं, दूसरे वेंडर्स हैं, ठीक है? यहां से हमारे वेंडर्स तक माल आता है, ये मेरे वेंडर है। तो जितना भी चिकन आ रहा है, आपका चीज आ रहा है, आपकी ब्रेड आ रही है, आटा आ रहा है, वेजिटेबल्स आ रही है, वो सब एक वेंडर के पास आता है, ठीक है? ये वेंडर जो है ना, ये वेंडर
इस माल को कमिश्री में भेजता है। ये फैक्ट्रीज नहीं है, ये कमिश्रीज है। फैक्ट्री और कमिश्री में क्या फर्क होता है? फैक्ट्री में फिनिश गुड्स बनता है, बनेगा और दुकान पे जाके बिक जाएगा। कमिश्री में चीजें हाफ प्रिपेयर्ड होती हैं, है ना, कि चिकन को पूरा काट दिया, उसको आधा रोस्ट करके पैक कर दिया, वैक्यूम पैक कर दिया, ठीक है, कि अब ये 3 महीने तक चल जाएगा। वो काम कमिश्री में हो रहा है। कमिश्री एक प्रोसेसिंग सेंटर है ताकि डोमिनोज में टाइम कम लगे पिज्जा बनाने में, ठीक है। तो वेंडर से माल कमिश्री पे आता है, कमिश्री से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में जाता है। अब जैसे कमिश्री देखोगे तो मुंबई में एक कमिश्री है, ठीक है, जुबिलेंट की, और एक बैंगलोर में। अब बॉम्बे की कमिश्री से इंदौर माल आएगा, इंदौर में एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, ठीक है। वहां से कोल्ड चेन के थ्रू या तो कमिश्री से डायरेक्ट भी जा सकता है, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से डोमिनोज में जाएगा, डंकिंस में जाएगा, हॉम्स किचन में जाएगा, कॉफी में जाएगा, पोपॉइज में जाएगा, ठीक है। ये चारों इनके ब्रांड है, ठीक है। डोमिनोज में अगर आप देखोगे तो डोमिनोज का डिवीजन कैसा है? एक है स्टोर का बैक एंड जहां पर सब प्रिपरेशन होता है, और एक है स्टोर का फ्रंट एंड। इस तरह से उन्होंने बांटा हुआ है, ठीक है। हर जगह वो यही बता रहे हैं आपको। फिर इसके बाद डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वो जाके घरों में डिलीवरी करेंगे, और फिर ये जो हमारा माल है रिसाइकल हो जाएगा। समझना, ये ब्रॉडर लेवल पे आपको समझाया गया। अब मेरे को बताओ इसमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल चीजें क्या लग रही हैं आपको? नंबर वन, सबसे पहले तो आपको देखो, इसको जुबिलेंट फूड वर्क को इन पैरामीटर्स पे, मापदंड पे उतारने की कोशिश करो कि आप पिज्जा एक ऐसी चीज है जिसका पेनिट्रेशन बहुत हाई लेवल पे, कि हर हिंदुस्तान, नहीं भाई, पिज्जा खाना आज भी एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के छोटे बच्चे का ड्रीम है, ठीक है। उसको भी महीने में एक बार पिज्जा मिलता है, आज भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ठीक है। कई लोगों ने तो नाम भी नहीं सुनोगे कि पिज्जा होता क्या है, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, प्राइसिंग पावर है क्या इनके पास? मैं बोलता हूं थोड़े हद तक तो है। कारण क्या है ना, कोई पिज्जा हट और डोमिनोज में प्राइस के कारण कभी भी वॉर नहीं चलता है, स्वाद के कारण चलता है। मतलब ये है कि पिज्जा हट का पिज्जा अगर नहीं भा रहा है ना, तो वो सस्ते में भी मिलेगा तो आदमी नहीं खाता, आदमी डोमिनोज ही खाएगा, ठीक है। ये कमोडिटाइज नहीं है, ये स्वाद स्पेसिफिक चीज है, एक यूएसपी है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो प्राइसिंग पावर कंपनी के हाथ में बहुत हाई लेवल पे नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि पिज्जा की प्राइस यहाँ से 20% बढ़ा देंगे, 30% बढ़ा देंगे तो भी लोग खाएंगे। पता चल जाएगा लोगों को ये महंगा कर दिया आपने, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो है। ब्रांड स्ट्रेंथ है क्या? जबरदस्त है। कस्टमर लॉयल्टी है, जबरदस्त है। जिसको डोमिनोज का पसंद है उसको डोमिनोज का, दुनिया जहां इधर से उधर हिला दो डोमिनोज ही। तुम लापिनोज बोल दो, मार्टिनोज बोल दो, ये बोल दो, ओवन स्टोरी बोल दो, मोजो बोल दो, आई ईट डोमिनोज ओनली, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो मैंने बता ही दिया कितना बेहतरीन है कंपनी का। समझना मेरी बात, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप इन परफॉर्मिंग इक्विटी रिसर्च, कि आपको पहले आइडिया तो लेना है कि धंधा क्या है भाई, कि मैं बिजनेस क्या कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो कैटेगरी आती है वो आती है बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब ये थोड़ी सी क्रिटिकल कैटेगरी है। आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जो, आप या तो कंपनी प्राइवेट हो सकती है या पब्लिक हो सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी, पीएसयू भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। बट आपका जो गवर्नमेंट है, आपका जो कस्टमर है वो गवर्नमेंट है। आप गवर्नमेंट को अपना माल बेचते हो, समझ रहे हो आप? और आप किसी और को माल नहीं बेचते। लाइक फॉर एग्जाम्पल बारूद बनाने की कंपनी इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल ओपीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अब ये प्रोडक्ट को ओपन मार्केट में सेल नहीं कर सकते हो आप, आपको गवर्नमेंट को ही बेचना है वो चीज, बैंड है, कॉन्ट्राबैंड है। आप बना रहे हो देश के लिए, कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हो आप। जैसे पता है आपको, चुनाव में जो इंक यूज होती है, डेलिबल इंक बोलते हैं जिसको, डेलिबल इंक बोलते हैं, चुनाव में जो इंक यूज होती है, वो हैदराबाद की कंपनी बनाती है। क्या B2G बिजनेस है क्या? बिजनेस टू गवर्नमेंट। आप जाओगे आपको दे देगा कि 20 रुपए की देते मेरे को इंक की डिब्बी, मिलती है कहीं बाजार में मिलती हुई दिखी है आपने आज तक कभी? नो। वाई? बिकॉज इट इज बैंड फॉर द नॉर्मल यूज, वो गवर्नमेंट ही खरीदेगी उससे। तो ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं वो बिजनेस टू गवर्नमेंट होते हैं। कहां कहां पर? पब्लिक सर्विसेज में हो सकते हैं। वाटर क्लीनिंग, रिवर क्लीनिंग की कंपनी है आपकी, वा टेक वबाग करके कंपनी है, वा टेक वबाग, ये कंपनी का नाम है पूरा, ठीक है। अब ये कंपनी, ये वाटर रिट्रीटमेंट का काम करती है, नदियां क्लीन करेंगे, नमामि गंगे, ठीक है। दिलीप बिल्डकॉन रोड्स बनाता है। किसके लिए बनाओगे रोड? सर रोड तो पर्सनल भी बन सकते हैं, हाँ, 50 मीटर, कॉलोनी के अंदर का 50 मीटर रोड, उसके लिए थोड़ा ना खोली है उसने लिस्टेड कंपनी दिलीप बिल्डकॉन। उसको तो मीलों के रोड बनाने, 1000 किलोमीटर हाईवे, मेगा प्रोजेक्ट,
समझ रहे हो आप? मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, ये सब बिजनेस टू गवर्नमेंट है। डिफेंस का काम है HAL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में इरकॉन, RVNL, टीटागढ़ वैगन। ठीक है, टीटागढ़ वैगन क्या करता है? डब्बे बनाता है सर ट्रेन के डब्बे बना के किसको बेचता है? अडानी जी को बेचता है? नहीं, इंडियन रेलवे को बेचता है। कैसी बात कर रहे हो आप? शुभ शुभ बोलो। ठीक है, एरोस्पेस डिफेंस में ये कंपनीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रोटीन करके कंपनी है, पता होगा आपको। ठीक है, समझना था, मतलब प्रोटीन है ना, नहीं पता तो ये लिखो असाइनमेंट 3, पता करके आओ क्या है कंपनी। ये मजडॉक शिपयार्ड है, जहाज बनाने की कंपनी है। असाइनमेंट है, पता करो प्रोटीन क्या काम कर रही है। और अभी लिस्ट हुई है, IPO अभी आया है इसका, पता करो, दैट इज योर जॉब। कम ऑन, आपको क्या बिल्कुल स्पून फीडिंग चाहिए क्या? चम्मच से खिलाऊंगा? ठीक है, क्या चीजें देखनी है? सिंस सरकारी कंपनी है तो हर काम आराम से चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। मेरे को देखना है कंपनी की ऑर्डर बुक्स कैसी हैं। ऑर्डर बुक मतलब आप देखते हो कभी कभी न्यूज आती है कि इस कंपनी को इतना ऑर्डर मिल गया, उस कंपनी को इतना ऑर्डर मिल गया। सर ये ऑर्डर बुक क्या कंपनियां खुले दिल से खोल के रखती हैं सबके सामने? जैसे ही कंपनी का ऑर्डर आता है कंपनी ढिंडोरा पीट देती है, एक्सचेंज में बता देती है जाके। तो आपको लिस्ट ही मिल जाएगी, टेंशन मत लो। आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी में कितनी ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक मतलब कि फ्यूचर में कंपनी को कितना माल सप्लाई करना है। क्या फ्यूचर का रेवेन्यू फ्रीज हो जाता है? क्या सर्टेनिटी आ जाती है क्या सडनली? ठीक है, अपने को ये भी देखना है कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से कि कंपनी ने कितने समय में, क्या टाइमली मैनर में सारे के सारे ऑर्डर्स फुलफिल करें। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी B2G बिजनेसेस होते हैं, यहाँ पर जो आपका पेमेंट आएगा वो कंप्लीशन पे आता है। कि आपका अगर ऑर्डर, जो आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, रोड अगर 70% बन गई तो आपको इतना पैसा दूंगा, 80% बनी तो इतना दूंगा, 90 बनी तो इतना दूंगा, 100 बन गई तो इतना दूंगा, और पूरा कंप्लीट होने के 2 साल बाद इतना दूंगा। 2 साल तक टेस्ट करके देखूंगा, आखिरी तक 10% पैसा रोक के रखूंगा। ऐसा भी करती हैं गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मैंने पहले डिले कर रखा है तो ये कंपनी के कैश फ्लोज को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, पैसा रुक सकता है। आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हो कि आपने प्रोजेक्ट डिले कर दिया। अब राम मंदिर बनाने का प्रोजेक्ट दिया आपको, मान लो गवर्नमेंट ने, या पार्लियामेंट बनाने का प्रोजेक्ट दिया गवर्नमेंट ने, बन गया ना पार्लियामेंट रातों रात, 2 साल 2.5 साल में। ठीक है, अगर उसको डिले कर देते तो मोदी जी तो तुम्हारे तलब कर देते तुमको। ठीक है, पेमेंट साइकिल्स मतलब क्या होता है पता है? गवर्नमेंट्स है ना, गवर्नमेंट्स कई बार बहुत लंबा 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 डिले कर देती है। लंबा लंबा डिले कर देती है मतलब आप देखना, कुछ नहीं करना है आपको। आपको बस सिंपल सा ये देखना है कि 2020 से 2022 के बीच में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के डेटर के साथ क्या हुआ। अब इतना तो समझना पड़ेगा आपको। मेरे को पता है भी डेटर आपको पता नहीं है क्या होता है, अगर आप उस लेवल पे हो तो। लेकिन पता करो कुछ हुआ। गवर्नमेंट है ना, इनके पेमेंट होल्ड कर देती है। वो सरकार है, कहां कर ले, कोर्ट केस कर दे जा, वो भी हमारा ही है। तब सरकार अगर पेमेंट रिलीज ही नहीं कर रही है तो मेरे लिए तो डिफिकल्ट हो गया डे टू डे बिजनेस मैनेज करना। वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करूंगा? रोज की सैलरी बांटना है, कैसे बांटूंगा? ठीक है, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की जो कंपनीज है उनके साथ जब पहले ऐसा हुआ है तो उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करा है। समझना है, तलवार की धार पे चलने जैसी चीज है B2G बिजनेस में। आपको अभी लग रहा है कि सर ये कंपनीज तो है जो 10-10 20-20 गुना हो गई। समझना, एक वेव आई थी, हो गई। नहीं तो बिजनेस टू गवर्नमेंट कंपनीज, धंधा सरकार के साथ धंधा करना इज द डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेस। ठीक है, फिर ग्लोबल प्रेजेंस इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। द रीजन इज कि अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो सिर्फ वाटर रिट्रीटमेंट पे काम कर रही है, तो क्या सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही प्रोजेक्ट मिल रहे हैं? यूरोप में भी वेनिस वेनिस के भी प्रोजेक्ट लेके आए हो? कारण ये है कि जो भी B2G बिजनेसेस होता है, अगर गवर्नमेंट के साथ काम करना है तो नेताजी को सलामी मारनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेताजी को सलामी मारनी पड़ेगी का क्या मतलब है? कि नेताजी को सल्यूट ठोकना पड़ेगा। अब नेताजी अगर बदल गए तो काम लग गए। यही होता है। दिलीप बिल्डकॉन जो कंपनी है, अगर आप देखोगे दिलीप बिल्डकॉन करके, देयर इज दिस बिजनेस, MP की कंपनी है, लिस्टेड बिजनेस है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट होती है तो कंपनी के शेयर अच्छा चलता है, और जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है कंपनी का शेयर हल्का सा नीचे हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्या हम लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम हमारा पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? समझ रहे हो आप? इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर मेरी कंपनी का है तो मेरे को दो चीज़ों से मदद मिलती है। एक, नंबर वन, मेरी नई रेवेन्यू स्ट्रीम आ रही है ना, कि अब इंटरनेशनल से भी पैसा आ रहा है, डॉलर्स में पैसा आ रहा है। नंबर टू,
मेरे को लोकल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर कभी मेरे लिए कल को हॉस्टाइल हो जाए, कल को मेरे विरुद्ध हो जाए, है ना? जिस पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ खुले दिल से, जिसका मंडल प्रचारक हूँ मैं, है ना? अपने मोहल्ले का प्रचारक हूँ मैं, वो पार्टी की सरकार बदल जाए, तो उसके अगेंस्ट में मेरे को एक सिक्योरिटी मिलती है, एक हेजिंग मिल जाती है कि यार चलो यहाँ से नहीं तो वहाँ से भी रेवेन्यू आ रहा है। एक लॉजिकल बात है। और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है? बिज़नेस टू गवर्नमेंट कंपनीज़ जो है ना, वो बहुत उनका धंधा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी बन रही है, बजट का लोकेशन क्या हो रहा है, क्या सरकार कोई रेगुलेशन बदल रही है, नहीं बदल रही है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे, पीएम हर घर सोलर योजना, अब जैसे ही ये योजना अनाउंस हुई थी पीएम हर घर सोलर योजना, अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है, तो प्रधानमंत्री जी अगले कुछ सालों में 3-4 करोड़ घरों के बाहर सोलर घरों के ऊपर सोलर लगवा देते हैं अपने पैसे से खर्च करके। या मांडवली कर लेते हैं कि 70% पैसा गवर्नमेंट देगी और 10% 20% पैसा तुम दे दो। ठीक है? 30% पैसा तुम दे दो। तो सोलर कंपनीज़ के तो चाँदी-चाँदी हो गई ना यार, मज़ाक-मज़ाक में ही, राइट? बजट अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया कि हम रेलवे का बजट बढ़ा रहे हैं, अब रेलवे का बजट बढ़ा के करोगे क्या? खर्चा ही करोगे उस पे, तो सारे रेलवे के स्टॉक्स भागेंगे। ठीक है? कोई रेगुलेशन अगर बदल रहा है, समझना, कोई रेगुलेशन अगर चेंज हो रहा है, उसके कारण भी इम्पैक्ट आ सकता है। कैसे इम्पैक्ट आ सकता है कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे ये बी टू जी बिज़नेस तो नहीं है, बी टू बी बिज़नेस में आ जाता है जनरली कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब इथेनॉल से ही गाड़ियाँ चलेंगी। तो सडनली सारी गन्ना बनाने की कंपनीज़ हैं, उन सब में तेज़ी आ जाएगी, समझना। और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत ओपनली शिफ्ट करती रहती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, पावर में। अगर आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी जी की जो सेकंड टर्म की गवर्नमेंट थी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करा गया। लेकिन अब जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, अब उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे फोकस नहीं है, जितना लाडली बहना योजना और 1500 रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट और 2000 रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट पर है। अब फोकस रूरल वेलफेयर पे आ गया है। समझ रहे हो आप? तो अब ऐसी कंपनीज जो गवर्नमेंट को ऐसी चीजें सप्लाई करती हैं जिनको गवर्नमेंट जनता में बांट रही है, वो कंपनीज का समय चल रहा है। ग्रेन बिजनेसेस, समझ रहे हो आप? इस तरह के बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी देखना है। तुमने तुम्हारी औकात से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं ले लिया, पेनल्टी लग जाती है बहुत बड़ी, क्योंकि अगर बड़ा स्केल का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको बिना क्वालिटी सेक्रीफाइस करे कि आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी दुनिया में कुछ भी बनवा दो, बना देंगे। समझ रहे हो? इतना बड़ा इंजीनियरिंग है, इतना हेवी इंजीनियरिंग करते हैं, राइट? तो आपका कंपनी का लेवल क्या है? क्या आपके पास उतने सब इक्विपमेंट्स हैं? जो आप लफ्फाजी कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, सर ये कहाँ समझ में आएगा जो आप बोल रहे हो? अभी करेंगे ना आगे, तो सिर्फ बिजनेस मॉडल समझ रहे हैं, बेसिक्स चल रहा है, डोंट वरी। ठीक, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या अपन? B2G का बिल्कुल दे सकते हैं। IRFC का एग्जाम्पल लेते हैं। IRFC क्या करती है पता है? IRFC है ना, बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड इशू करके पब्लिक को बोलती है कि तुम मेरे बॉन्ड में पैसा डालो, पब्लिक पैसा डाल देती है। पब्लिक बोलती है मेरे को क्या मिलेगा, तो बोले तेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है? फिर क्या करती है IRFC, इन पैसों से असेट खरीदती है। असेट खरीद के किसको देती है? असेट किराए पे दे देती है इंडियन रेलवेज को। एक अग्रीमेंट कर देती है। इंडियन रेलवे इनको लीज का पेमेंट कर देता है, रेंट का पेमेंट कर देता है, और उसी पेमेंट से ये इंटरेस्ट पेमेंट हो जाता है। थोड़ा समझना जरा सर। तो फिर ये इंडियन रेलवे ने बीच में ये लगा के क्यों रखा है? डायरेक्टली क्यों नहीं चले? इंडियन रेलवे का काम लोगों से पैसा इकट्ठा करना नहीं है ना, बॉन्ड पे। इंडियन रेलवे का काम रेलवे चलाना है, रेल के ऑपरेशंस करना है ना, उसको नहीं एक्सपर्टीज है। तो एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अलग बन गई। इसके लिए आरबीआई का लाइसेंस चाहिए। लोगों के पास जाके पैसा लेना कोई मामूली बात है क्या? आप जाके खड़े हो जाओ, बोलो सबसे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालो कि मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, पुलिस आ जाएगी घर पे। करना मत कभी भी, ठीक है? समझिए यार, द इम्पोर्टेंस ओवर हियर इज दैट यू शुड रीड एंड यू हैव क्यूरियस माइंड। व्हाई आई एम सेइंग दैट यू शुड रीड मोर एंड मोर एंड यू हैव क्यूरियस माइंड? मैंने पिछले सेशन में देखा, पिछले सेशन में मैंने बोला था आपको, दो असाइनमेंट दिए थे परफेक्टली। एक मेरे को याद है, मैंने बोला था आईक्यू लाइटिंग्स का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ना, डीआरएसपी पढ़ना, और उसमें देखना कंसंट्रेशन रिस्क। तो वो तो सब लोगों ने एज इट इज चाप दिया बिल्कुल, जो लिखा था कई लोगों ने तो कॉपी पेस्ट ही मार दिया। फिर दूसरा मैंने बोला था आपको शायद कि पीडी लाइट का आप ये देखना कि रॉ मटेरियल क्या क्या है। ये मेरे मुंह से बोला गया था। आई रियली अप्रिशिएट कि आप में से बहुत सारे लोगों ने दोनों आंसर्स दिए और पीडीलाइट के रॉ मटेरियल की पूरी लिस्ट बना के दी है। बट द आइडिया इज कि आप वहां पर रुक गए। क्या आप में एक क्यूरोसिटी जागी कि ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स कौन सी कंपनीज बना रही हैं?
जो केमिकल पिडिलाइट ले रहा है जिससे वो फेविकॉल बना ले, वो केमिकल्स दुनिया में कौन-कौन सी कंपनीज बनाती हैं? समझना, उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? सर ये कैसे पता चलेगा? अ प्लेन गूगल सर्च। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट यू हैव टू बी सुपर सुपर क्यूरियस। अगर क्यूरियोसिटी नहीं है ना, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड नहीं है, तो यू विल बी गॉन। आप मत करो ये चीज़, आपके काम का नहीं है इक्विटी रिसर्च। समझ रहे हो? बस इतनी सी बात मेरे को बोलनी थी। खुद के साथ ऑनेस्टी रखो और किसी के साथ कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? एंड दैट्स इट यार। मेरे को बार-बार बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता है कि लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप करते तो हो नहीं वैसे भी, तो मैं बोलना ही बंद कर दूँगा उसको, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।